स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और ये जो पेपर है उसे प्रैक्टिस पेपर की तरह ही आप लीजिए क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, और आपको जो है एक प्रैक्टिस पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो ये केवीएस का पेपर है, ठीक है, और इस केवीएस के पेपर जो अभी हुआ था, ठीक है, तो आप इसके बेस पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने साइंस का बनाया था, मैथ्स का बनाया था, एसएसटी का बनाया था और भी बहुत सारे बनाए थे। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो अब आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपका सेम यही पेपर आएगा, नहीं। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके पेपर कैसे आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, और हो भी सकता है इसमें 2-3 क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि यही पूरा पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि आप 2021 देखेंगे तो ये केवीएस क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है जो मुझे स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड करा है और उस बच्चे का नाम विनीत है, ठीक है। तो उसने मुझे ये प्रोवाइड किया और इससे मैं उसको थैंक यू भी कहता हूँ क्योंकि इससे बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका टर्म फर्स्ट का पेपर होने वाला है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी डीओई से कर रहे हैं, सीबीएसई से कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इससे आप आइडिया ले सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस पेपर डीओई के भी बनाए हैं, ठीक है, और आपको जैसे जैसे मोटिवेशन मुझे मिला मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा, ओके। तो देखो, हिंदी का जब आप पेपर देंगे ना, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको पेपर करना कैसे है, उसमें क्या क्या है। बिल्कुल सेम पैटर्न ये रहेगा क्योंकि सीबीएसई ने जो पैटर्न डिसाइड किया है उसे ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आपका पेपर भी बिल्कुल इसी पैटर्न का आएगा और इसमें जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, खंड का, खंड का और खंड का, ठीक है। तो जो खंड का होगा ना उसमें 20 प्रश्न आएंगे, ध्यान से सुन लो, केवल आपको 10 करने हैं। और जो खंड खा है उस पर भी 20 प्रश्न आएंगे, आपको केवल जो है उसमें 16 करने हैं। और ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये जो आपको मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन करने हैं, ये पैसेज आएगी, ठीक है। तो आपको ऊपर वाली पैसेज करो, नीचे वाली करो, तो उसके बेस पर होंगे, ठीक है। और खंड का है उसमें 14 प्रश्न है, वो आपको सारे करने होंगे जो आपकी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब देखो फटाफट, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे अपठित बोध है, ये अनसिन पैसेज है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। जो कविता हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे हृदय पर प्रभाव डालती है, जिससे हमारे भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति ना हो, ध्यान सुनो, जिस पद्य में इस प्रकार का प्रभाव डालने की शक्ति ना हो उसे कविता नहीं कहेंगे। मतलब कविता वही है जिसमें जिसे खुशी मिलती हो, करुणा का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है। शुरू में ना एक व्यापार, मतलब एक प्रकार का भाव पैदा करती है और हमें ये प्रतीत होने लगा है, फिर हमें प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे एक प्रकार की आकृति बनेगी और जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों को उत्पन्न करता है, ठीक है, और हम उसे अपने मन में धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है, ठीक है। इस शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता हो सकती है, ना उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं या पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर
हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं जब सुंदर वस्तु को देखते हैं, और किसी अद्भुत वस्तु को देखकर आश्चर्य मग्न हो जाते हैं, वाह जैसे मैंने कभी ना देखा हो, है ना। और किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं, हाँ ये क्या हो गया। यही बात कविता में होती है। अब आप, ठीक है, आपने पैसे पढ़ लिया, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक पेज ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरा पेज ये है। अब इसके आपको आंसर्स बताने हैं, ठीक है। पहला है, इनमें से किसका संचार कविता द्वारा पाठक के हृदय में नहीं होता है। तो अगर कुछ बच्चे कॉपी पेन लेकर आंसर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पता लग जाएगा उनकी कितनी प्रिपरेशन है। तो ये कह रहा है पाठक के हृदय में कौन सी चीज़ इनमें से नहीं होती। तो हमने बहुत आराम से पैसेज पढ़ी है। तो प्रेम और आनंद होता है, आनंद और हास्य भी होता है, करुणा और आश्चर्य भी होता है, ठीक है। संवेदना और सौहार्द की बात यहाँ नहीं की गई, तो इसका आंसर जो है घ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, किसके अभाव में कविता ना अच्छी होती है और ना उसका आनंद लिया जा सकता है। तो काल्पनिकता, अगर कल्पना ही नहीं होगी तो कविता कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसका आंसर जो है वो है घ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये वह कल्पना कहलाती है ना, ठीक है। तो दूसरे का घ था। उसके बाद नेक्स्ट है, वह कौन सा गुण है जिसके अभाव में पद्य को कविता नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें प्रभाव डालने की शक्ति ना हो, ये इसका आंसर है, ठीक है। वीडियो रोक के आप खुद सोचना आंसर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को भी देखना पड़ेगा मुझे, है ना। अच्छी कविता पढ़ने से पाठक का मन कैसा हो जाता है। अगर हम अच्छी कविता पढ़ते हैं तो पाठक का मन कैसा हो जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जब अच्छी कविता पढ़ेंगे तो क्या होगा, विकसित, प्रफुल्लित, साहसिक या पुष्पित। तो इसका आंसर क्या है, अच्छी कविता पढ़ने से प्रफुल्लित होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ी थी ना, उसके बेस पर बताना कौन सी यहाँ गलत लिखी है। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति नहीं होती उसे कविता कह सकते हैं। ये तो ठीक है, असत्य लिखा है, ठीक है, ये असत्य है। ये कह रहा है कि जिसमें प्रभाव डालने की शक्ति नहीं तो उसे कविता कहते हैं, ये तो सत्य है ना। बाकी पढ़ते हैं, कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, बिल्कुल ठीक। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। किसी अद्भुत वस्तु को देखकर हम आश्चर्य मग्न हो जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, क। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो आपको ना जो पैसेज है ना, पैसेज, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये जो खंड का है ना, इसका आप या तो ये वाली पैसेज पूरी करेंगे, ठीक है, या आप जो है ना ऑप्शन में दे रहे ये करेंगे, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर के अंदर जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, उसके बाद 2 नंबर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे 3 4 5 लिखा है और लिखा आ जाता है, और पेपर में वहाँ पर भी गिनती लिखी आती है 1 से, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो ऑप्शन का जो आंसर होगा, जैसे का ए है तो पहले वाला जो पैसे है उसका भी ए होगा। तो मतलब समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर आप शुरू के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं पैसेज के, तो उसका अगर आपको 1 नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, तो दूसरी पैसेज में उसको तीसरा देखोगे तो वही ऑप्शन उसका भी होगा, उसका भी होगा। समझ में आ गई ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा सुनना। अब देखिए दूसरी पैसेज है, और यहाँ बोला गया है कि सादा जीवन उच्च विचार वाली सुक्ति को दैनिक जीवन में व्यवहार में लाया जाए तो समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। मतलब अगर हम सादा जीवन जिएंगे ना तो बहुत सारी जो बुराइयाँ वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। आजकल ज़माना क्या हो रहा है बच्चों, तड़क भड़क, शान शौकत और बाह्य आडंबर में जीवन की सार्थकता नहीं रह गई है ना। जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ कार्यों को करने में होती है बच्चों। जैसे आप बहुत महान काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, खूब पढ़ाई करते हैं,
अपने मम्मी पापा को रोशन कर रहे, ये है जीवन की सार्थकता। भोग विलास ठाट बाट की ज़िंदगी बिताने वाले लोग भी कुछ ऊंचे और महान काम कर सकते हैं। कह रहे जो बड़े बड़े चीज़ों को खाने वाले, बहुत जो है भोग विलास करने वाले, ये भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये मात्र अपवाद ही कहा जाएगा। शायद ही ऐसे लोग काम करते हैं, केवल अपने में लगे रहते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। इसे हम आदर्श कदापि नहीं कहेंगे, इन ऐसे को हम अच्छे आदर्श नहीं कहेंगे, अच्छा तो कह सकते हैं, आदर्श नहीं कहेंगे जिसको हम फॉलो करें। जिन लोगों में समाज सेवा की ललक है वो सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श का पालन करने में से समाज में सर्वोच्च आदर सम्मान मिलता है। मतलब समाज सेवा करने वालों की तो बात एक निराली होती है और ये सर्वोच्च आदर सम्मान प्राप्त करते हैं। उच्च विचार वे हैं जो मानव मात्र को कल्याण की ओर ले जाते हैं। अगर उच्च विचार उन्हें कहा जाएगा जो मानव को ना, ठीक है, कल्याण की ओर ले जाए। जैसे जीवों पर दया करो, बता रहा कौन कौन से उच्च विचार माने जाते हैं। दूसरों पर दया करो, मदद करो दूसरे की, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ऐसी अनेक जन कल्याण की बातों से जिसका मस्तिष्क ओतप्रोत होगा वह उच्च विचारों वाला व्यक्ति ही होगा। खाली बात करने से नहीं, उसे पालन करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। गांधी ठाट बाट का जीवन बिताने में समर्थ थे, जो कोई गरीब फैमिली से थोड़ी थे। वे भोग विलास के सभी साधन जुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में केवल उन्हीं वस्तुओं को उपभोग्य समझा जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी सरलता से उपलब्ध हो सकती है। देखा ना गांधी ने कितना सरल जीवन जिया बच्चों। सादगी, मितव्ययिता, निजी स्वार्थ या धन लुप्तता के कारण नहीं थी। ये कह रहा है उनकी ये सादगी जो थी ना, जो मितव्ययिता थी, ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। उसके पीछे जन कल्याण का उच्च आदर्श था। वो चाहते कि जनता का कल्याण हो सके। अब हमने पढ़ लिया समाज में व्यक्त बुराइयों से स्वतः ही कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तड़क भड़क का जीवन अपनाकर, देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 होता, क्वेश्चन नंबर 6, तो हो सकता था इसका ऑप्शन अलग हो जाता। एक लिखा तो जो अपने पहले पैसे करे थे उसका जो ऑप्शन नंबर था ना घ, इसका भी वही होगा। हम पढ़ भी देख सकते हैं। देखो सादा जीवन उच्च विचार के व्यवहार में लाकर, देखो आंसर वही है ना इसका। ये कह रहा है ना कि समाज में व्याप्त बुराइयों से स्वतः ही कैसे मुक्ति पा जा सकते जब हम सादा जीवन जिएंगे। अच्छा ये आप देख लो आराम से, ये पैसेज थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं आपको। ठीक है, आपको थोड़ा अपने वीडियो को रोक के आंसर देने की कोशिश करनी है अगर जो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका घ आंसर है। उसके कह रहे जीवन की सार्थकता किस में है। जीवन की जो सार्थकता वो किस में है बताइए। बाह्य साधना में है, बाह्य आडंबर में है, शान शौकत में, शेष कार्य को करने में है। तो क्या है, शेष कार्य को करने में। इसका आंसर क्या है, घ। फिर कह रहे हैं गांधी जी की सादगी के पीछे के क्या कारण थे। बताओ गांधी जी में इतनी सादगी थी, उसके पीछे क्या कारण था। जन कल्याण का उच्च आदर्श पढ़ा था ना अभी हमने, ये देखिए। ठीक है, उसके नेक्स्ट है उपरोक्त गद्यांश के, एक बार मैं दोबारा बता दूं, इसका आंसर जो है ग है। फिर कह ऊपर जो हमने गद्यांश पढ़ा है, इस कहानी का नाम क्या आपको देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका क्या नाम देंगे, उच्च आदर्श देंगे, ठीक है, या सादा जीवन उच्च विचार देंगे, जीवन की सार्थकता देंगे, जीवन और सादगी देंगे। तो सादा जीवन उच्च विचार देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो सार्थकता है ना, इसका आपको मूल शब्द बताना और प्रत्यय बताना। तो आपको पता ना जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, और मूल शब्द दिया है सार्थक जमा ता, तो इसका आंसर क्या है, क। ठीक है, अब एक बात दोबारा सुन लो, ये जो पैसेज है इसके जो 5 ऑप्शन के आंसर बताए हैं, और ये जो पैसेज है इसके जो 5 ऑप्शन के आंसर बताए, दोनों को मैच करना, दोनों का ऑप्शन कौन कौन से आए थे। ठीक है, आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। समझ आ गई, आपको पैसेज करनी थी दोनों में से एक। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आपकी ये पैसेज है लेकिन ये पोएम है आपकी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। नव किरण का रथ सजा है। नव किरण मतलब जो नए नए किरणें हैं ना, उसका रथ सजा है। कली जो अभी पूरी तरह खिला नहीं है, ठीक है, फूल वो कली। कुसुम से पथ सजा है, और हर जगह कुसुम ही कुसुम है, फूल ही फूल है। बादलों से अनुचरों ने
स्वर्ण की पोशाकधारी, ठीक है, जो अनुचर है, ठीक है, उन मतलब जो स्वागत वगैरह करेंगे, उन्होंने बादलों से, ठीक है, स्वर्ण की पोशाकधारी इस तरीके से लग रहा है क्योंकि दिन निकल आ रहा है। आ रही रवि की सवारी, वियग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन। तो वियग मतलब क्या, पक्षी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कीर्ति गायन गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, सारे तारे जो थे ना, तारे, तो दिन निकल आएगा तो तारे कहाँ चले जाएंगे, है ना, तो कह रहे भाग गए सारी, ठीक है, क्योंकि आ रही है रवि की सवारी। चाहता उछलो विजय कहे, पटकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। अब जो रात का राजा है वो भिखारी बन गया है, ठीक है, मतलब वो है ना चांद, अब वो उसके नहीं चलेगी, वो फीका पड़ गया पूरी तरह। तो आ रही है रवि की सवारी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि काव्यांश में किस समय का चित्रण है ये, उषा काल का, सायंकाल का, दोपहर का या मध्य रात्रि का। तो यह है उषा काल का, ठीक है, समझ में आ गई आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, उषा काल। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी पहले से है तो सेम होगा क्या, नहीं, अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सेम ही होगा, आपका पेपर में, ठीक है, अलग भी थोड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप में नंबरिंग सारी आ गई तो फिर मैथ थोड़ी करेगा। लेकिन पैसेज में ज़्यादातर ये देखा गया है, ठीक है, जो प्री बोर्ड के पेपर होते 10th में उसमें भी ये देखा गया था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका रवि रूपी राजा की कीर्ति गायन कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन कर रहे हैं, इसका आंसर है चारण कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, विवेक बंदी और चारण गा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विवेक तो दे नहीं रखे, चारण दे रखा, तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, चारण आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रात का राजा भिखारी कैसे बन गया। तो उसे बंदी बना लिया गया, ये तो हो नहीं सकता। उसकी प्रजा ने उसे राजा बना मानने से इनकार कर, ये भी नहीं हो सकता। वह दूसरों के सामने हाथ फैलाने लगा, ये भी नहीं था। उसे बंदी बना लिया गया, ठीक है, नहीं, उस ये आंसर उसकी चमक फीकी पड़ गई। भाई अगर दिन निकलेगा तो चांद की चमक फीकी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इसलिए। तो इसका आंसर क्या है, खा। उसके नेक्स्ट है छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी में कौन सा अलंकार है। आपको यहाँ पर इसमें अलंकार बताना है। देखिए जब प्रकृति की तुलना मानव से, मानव की तुलना प्रकृति से करते तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है इसका, ठीक है। देखिए अब रवि की सवारी आ रही है, इस सवारी के साथ उसके अनुचर कौन थे। तो देखिए जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं स्टेंजा को, तो यहाँ लिखा है बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, ठीक है। तो जो सूरज निकलेगा तो बादल भी उसमें एक भूमिका निभा रहे, बादल भी जो है वो अनुचर हो सकते हैं। और जो धरती है, क्योंकि जो धरती पे पूरी चमक आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब अनुचर किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर पृथ्वी को कहा जा रहा है, ठीक है। तो बादल भी कह सकते हैं क्योंकि वो भी इसके साथ आ रहे हैं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि सबकी राय क्या बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, फिर हमारा एक पैसेज है, वीर जवानों सुनो तुम्हारे सन्मुख एक सवाल है, जिस धरती को तुमने सींचा अपने खून पसीने से, हार गए दुश्मन की गोली वज्रसरी के सीने से। जब जब उठी तुम्हारी बाहें होता वश में काल है, जिस धरती के लिए सदा तुमने सब कुछ कुर्बान किया, सूली पर चढ़कर हंसकर कालकूट का पान किया। जब जब तुमने कदम बढ़ाया हुई दिशाएं लाल हैं, उस धरती के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे दुश्मन, बड़े ओर से अजब तुम्हारी चुप्पी चाह रहे दुश्मन।
जाति पाति वर्गों फिरकों में वह फैलाता जाल है। मतलब दुश्मन इस प्रकार से कर रहा है, हमें जाति वाति में बांटना चाहता है कि फिर हम पे हमला करके हमें गुलाम बना ले। कुछ देशों की लोलुप नज़रें और कुछ देश हमसे जलते हैं, ठीक है, लगी तुम्हारी ओर हैं। कुछ अपने ही जयचंदों के, जयचंदे मतलब होता है ना जो हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। मन में बैठा चोर है, सावधान कर दो उसको जो पहने कपटी खाल है। ठीक है ना, हमारे देश का रहकर हमारे देश का सब कुछ लेकर भी दूसरों को जो है ना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे को सावधान करना और हमें बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये कह इस कविता में धरती शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर धरती शब्द का जो अभिप्राय है, जो जन्मभूमि की बात हो रही है कि अपनी मिट्टी को हमें रक्षा करनी है, जिसका आंसर क्या है का। फिर उसके बाद है कुछ अपने ही जयचंदों के मन में बैठा चोर है। यहाँ जयचंद किन्हें कहा गया है, वही विश्वासघाती, ठीक है, जो हमारे देश में रहकर ही हमारे देश के खिलाफ साजिशें करते हैं, ठीक है, और इस देश का नमक इस देश की रोटी खाते हैं, है ना, तो वो विश्वासघाती। ठीक है, धरती को किससे सींचा गया है, बताओ किससे सींचा हमने अपनी धरती को। हमने अपनी धरती को खून से सींचा है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ख। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालकूट का क्या अर्थ है। कालकूट का जो अर्थ है वो हमें यहाँ पूछा गया है। कालकूट जो विष को भी कहते हैं, गलल को भी कहते हैं, जहर, तो सारा ठीक है, तो घ आंसर आ जाएगा इसका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कवि ने वीर जवानों के सामने कौन से सवाल उठाए हैं। जो वीर जवान है ना, कौन से सवाल उठाए, मतलब जाति पाति के जाल बिछा रहा है दुश्मन, दुश्मन धरती के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा है, तो ये दोनों सवाल उठाए हैं। तो उपरोक्त दोनों विकल्प सही है, तो इसका का आंसर हो जाएगा। दोनों सही है ना, इसलिए का आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद पार्ट आपका बी है और ये पूरा ग्रामर से रिलेटेड है। तो आपसे पहला जो है पूछा गया है कि लाजवाब शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, उपसर्ग बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है ला, क्योंकि ला जमा जवाब। ठीक है, तो ये जो ला ये उपसर्ग है और ये क्या है, मूल शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका खा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया है अमानवीय में उपसर्ग एवं आपको प्रत्यय दोनों बताने हैं। तो देखो जो अ है वो क्या है, उपसर्ग, और जो ई है ना बड़ी की मात्रा या वो क्या है, प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग। उसके ये कह रहे हैं सालाना में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको इसमें प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आना। ठीक है, साल जमा आना सालाना। ठीक है, इस तरीके से साल मतलब वर्ष बोलते हैं ना उससे। तो मूल शब्द वो होते हैं जिसका एक अर्थ होता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आना। ठीक है, तो आप आगे देखिए, ये जो इन है ना, इनमें से किस में नहीं है। देखो इन जो है वो छोटी की मात्रा ना, देखो ये जो इन होता है ये छोटी की मात्रा होती है, और यहाँ पर देखिए नमकीन में बड़ी की मात्रा लगा रखी है, तो ये इसका मतलब यही आंसर होगा, है ना। बाकी सारे के सारे सब में प्रत्यय इन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो अनुपस्थित है ना, इसमें आपको उपसर्ग अलग करना है। तो इसमें क्या है, अन जमा उपस्थित। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पूरा लिखा तो हम पूरा भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे अन आ जाएगा इसका। अब हम समास करते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि जो भारत रत्न है ना, इसमें कौन सा समास है। तो भारत का रत्न, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास होते हैं ना, तो उन समास में जो है ना, जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक आते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यह भारत का रत्न ये क्या संबंध बता रहा है, काकी के, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आपका तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट कह रहा है कि समास और समास विग्रह के आधार पर कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में अव्ययभाव समास बिल्कुल ठीक है। चंद्रशेखर चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात शिव, ये भी बिल्कुल ठीक है। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार द्वंद्व समास, ये भी ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द्विगु आना चाहिए था, क्योंकि जब गिनती आती है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास, ये बिल्कुल ठीक है। तो गा इसका आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा नहीं बोला था ना। तो देख लो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आ सकता है आपका पेपर। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना, एक्स्ट्रा भी चीज़ करना, और भी आपके लिए वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ये कह रहे कौन सा विकल्प द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु मतलब इसमें गिनती जो है नहीं आती। देखो, नव नोर आते, 3 नेत्र और तिरंगा 3 रंग, तो नव वर्ष में नया वर्ष होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग। ठीक है, नव वर्ष का मतलब ये थोड़ी तो 9 वर्ष 9 साल है ना। तो इसमें ये द्विगु समास में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, किस समास के पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य भी होते हैं। तो विशेषण और विशेष्य किस में होते हैं, कर्मधारय में होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कर्मधारय समास। उसके बाद कह रहे हैं जेब खर्च, यानी कि जेब के लिए खर्च है ना। तो ये कह रहे हैं इसका उचित बताओ क्या होगा। तो जेब के लिए खर्च होगा, इसका आंसर क्या है, क। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ना बच्चों, वो 8 प्रकार के होते हैं। सबको पता है ना कौन कौन से। तो विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक में नहीं लगता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आज्ञावाचक में आज्ञा देते हैं, इच्छावाचक में इच्छा प्रकट की जाती है, संदेहवाचक में संदेह होता है, वो हो सकता है नहीं शायद लग जाता है, संकेतवाचक जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और लास्ट होता है विस्मयादिबोधक जिसमें हम अरे वाह छी इस तरीके की बातें करते हैं। तो 8 होते हैं टोटल। ये कह रहे यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो ये कौन सा है, ये है यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता। तो ये संकेत दे रहा है, तो इसका आंसर क्या है, ख। ठीक है, उसको नेक्स्ट ये कह रहा है कि संदेहवाचक वाक्य का कौन सा उदाहरण नहीं है इसमें। संभवतः आज वर्षा होगी, ये तो है संदेह है। शायद मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो ये भी संदेह है। हो सकता है आज मेरे पिताजी आ जाएं, ठीक है, ये भी संदेह है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, ये इच्छावाचक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, घ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अब फोर्थ, वाक्य को आपको क्या करना है, आज्ञार्थक वाक्य में रूपांतरित करना है, जिसमें आज्ञा दी जा रही है। गीता मधुर स्वर में गीत गाती है। देखो पेपर ऐसे अवेलेबल हो पाया तो थोड़ा थोड़ा ब्लर भी आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। तो गीता मधुर स्वर में गीत गाती, इसको आज्ञा में बदलना। तो गीता मधुर स्वर में गीत गाओ, तो ये आज्ञावाचक बन जाएगा। तो इसका आंसर ही आ जाएगा ख। फिर उसके नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर कौन कौन सा इसमें नहीं है। देखो प्रश्नवाचक होता है, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो विधिवाचक भी जो है वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मनोविगात्मक वाक्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में इन 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। तो देखो 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो आपको बताना कौन सा अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यमक अलंकार है ना, ये शब्दालंकार है, इसका मतलब ये अर्थालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार में कौन सा आता है, अनुप्रास, श्लेष और यमक। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा छोटा कर रहे हैं ना तो क्लियर आ रहा है, और जैसे बड़ा कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो रूपक अलंकार का यहाँ पे आपको अलंकार का उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ना ये मामा मार है,
तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे, तो ये तारे और तारे दो शब्द आ रहे, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर जो है गिर को धारण करने वाले गोपाल है और कोई नहीं, तो ग आ गया, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, क। और आप कहेंगे च आ रहा है तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पे रूप गुण दशा को पूरी तरह से अभेद कर दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से चादर ओढ़ लिया ऐसे, ठीक है, जैसे हम ओढ़ते हैं ना चादर वैसे, तो इसलिए रूपक अलंकार है। तो इसका आंसर क्या है, क। उसके बाद नेक्स्ट है उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार में 4 होते हैं। ठीक है। ये लास्ट वाला इसका घ आंसर है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए उपमान, उपमय, वाचक शब्द और सारधम्य। ठीक है। इसे साधारण भी अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका घ हो गया। फिर कह रहे हैं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, देखो कल्पना की बात कर रहे हैं, मानो ऐसा हो जाए मानो वैसा हो जाए, तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। तो जब हम कल्पना करते हैं तो वो कौन सा होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। भाला बोल रहा है, ठीक है, मुझको शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे मुझे शोणित पीने दे। ठीक है। तो मुझे शोणित की प्यास लग रही है तो मुझे उसे पीने दे। तो यहाँ पर आपसे कौन सा अलंकार की बात की गई है, अतिशयोक्ति मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है, रूपक मतलब रूप गुण दशा में अभेद कर दिया गया है, मानव अलंकार है, ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो देखो इसमें मानव जन जो तो आ नहीं रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब जब बड़ा चढ़ा के हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो इसलिए ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। मतलब अभी उसको विश्राम न देने की बात कह रहा है और प्यास अभी भी उससे लगी है और मुझे पीना है, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे ना जो महाराजा है ना उनकी तारीफ की गई राणा की, कि कितने मतलब वो बलवान है, इतना युद्ध में लड़ रहे हैं, उसके बावजूद उनकी तलवार जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है वो हार नहीं मानने वाले, बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। तो अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फिर एक पैसेज है। ठीक है। तो ये 2 बैलों की कथा है ना, उसी से लिया गया है। तो आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां निकाल के लाई और दोनों के मुंह में देकर चले गई, और उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। लड़की किसकी थी, भैरव की। ठीक है। उसकी माँ मर चुकी थी, सुतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, एक प्रेम लगा भाव हो गया था। अब ये कह रहा है कि पशुपतांश किस पाठ से लिया गया, लेखक का नाम क्या है, तो ठीक है 2 बैलों की कथा प्रेमचंद। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, खा। तो मतलब आप लेसन का नाम अच्छे से भी कर लीजिएगा। छोटी लड़की किसकी थी, भैरव की बेटी थी, तो इसका आपका का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी, क्योंकि छोटी लड़की की सुतेली माँ उसे मारती थी, इसी वजह से। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका खा। फिर उसके नेक्स्ट कह रहा है आत्मीयता शब्द में निहित मूल शब्द और आपको प्रत्यय पता लगाना है। ठीक है। आपको इसमें आत्मीय जमा ता कर देना, तो इसका आंसर खा हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा हिंदी की अब बुक के लेसन है तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। हृदय को मानो भोजन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मानसिक सुख शांति मिलना, मतलब मन को शांति मिलना। ठीक है। ठीक है। ये थोड़ी मन भर कर भोजन करना, तो इसका आंसर क्या है, खा। उसके नेक्स्ट कह रहे हैं मैं अब पुस्तकों के भीतर था, ये पंक्ति पाठ में किसने गई थी। ठीक है। अब देखो लेखक ने गई थी, जब पुस्तकों के भीतर बैठ गया तो आराम से उसने कहा कि अब कोई बात नहीं, अब मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद आगे देखूँगा।
ठीक है। सुमति के साथ जा रहा था ना वो थोंगला लेसन आपने पढ़ा ना, तिब्बत वाला चैप्टर जो आपका है लासा की ओर, तो वहीं से है। उसके बाद नेक्स्ट है लासा की ओर पाठ के तरफ कौन सा विकल्प सही है। तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, ये सही है। अच्छा कौन सा बोला है, फॉल्स है, तो तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, शाम के वक्त लोग छंग पीकर होश आवास कम ही दुरुस्त रखते थे, तो ये भी ट्रू है। शेखर की खेती के मुखिया नन से बड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, तो ये तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, ये ठीक है। उसके नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देश सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे मेरे। तो जीवन की उठती कच्चे सकोरे, घर जाने की चाह है मेरे। ठीक है, घेरे, तो थोड़ा सा ब्लर है ना यहाँ पर, तो आप इसे छोटा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या है, रस्सी किसके लिए प्रयोग की गई है, सांसों के लिए। ठीक है, और घर जाने की चाह घेरे कवित्री का क्या तात्पर्य है, मतलब मोक्ष की आकांक्षा प्रभु के साक्षात भेंट है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए का, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, प्रभु से भेंट करना चाहती है। कवित्री ईश्वर को क्यों पुकार रही है, ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए, किसके लिए, तो मुक्ति के लिए। ठीक है, इसके अंदर खा है। उसके नेक्स्ट है उपरोक्त पंक्तियों की कवित्री कौन है, तो कौन है, ललित है ना, तो ये है कवित्री। उसके नेक्स्ट है करे देव भवसागर पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको इसमें अलंकार बताना है, 4 अलंकार आपको दे रखे हैं। करे देव भव सागर पार, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, भव सागर बात की गई है ना, तो जो सागर को पार करना मतलब जन्म मरण के छुटकारे को प्राप्त करना, तो उसमें कोई भेद ही नहीं है, तो इसलिए रूपक अलंकार है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि रसखान का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और अनन्य भक्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो देखो जो रसखान जी है ना, वो चाहते हैं कि हर जन्म में वो कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, क। उसके कहते हैं मानसरोवर किसका प्रतीक है, मानसरोवर जो है वो किसका प्रतीक है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे वो बताना है, तो उसका आंसर है जीवन। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा पेपर हो गया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पुराने पेपर नहीं देखे हैं प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, वो प्लेलिस्ट उन्हें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसे देखें। ठीक है, और मैथ्स का, एसएसटी का, जो भी साइंस का, उन्हें अच्छे से देखें, बहुत डिटेल में मैंने करवाया है। और असेसमेंट की वीडियो ज़रूर देखना, 1 से लेकर 9 तक हर सब्जेक्ट की बना रखी है, वो आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, और अपना पूरा ध्यान रखना, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। Thank you for watching and listening carefully. Take care of yourself, dear students.